तो आज हम लोग बात करेंगे किस तरह से हमें डॉलर को ट्रेड करना है। और आज क्यों बात करेंगे और डॉलर के बारे में क्यों बात करेंगे? आज इसलिए बात करेंगे क्योंकि पिछले 7-8 दिनों में यूरोप के सेंट्रल बैंक, इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड, यूएस से, सभी सिग्निफिकेंट इकोनॉमीज से जो इंटरेस्ट रेट डिसीजंस है वो रिलीज़ हुए और मार्केट में उसका जो इफ़ेक्ट है वो आ चुका है। और आगे फिर किस तरह से हम लोग ट्रेड करने की प्लानिंग कर सकते हैं, इसलिए आज ये इम्पोर्टेंट है। डॉलर सारे लोग जानते हैं कि किसी भी करेंसी पेयर का, खास करके मेजर पेयर का ड्राइविंग फैक्टर डॉलर होता है। अगर आप जैसा भी चार्ट पे आप यूरो यूएसडी देख रहे हैं, तो यूरो यूएसडी को ड्राइव करने में यूरो से कहीं ज़्यादा बड़ा जो फैक्टर होता है वो डॉलर का होता है, यूएस इकोनॉमी का होता है। तो अभी इसमें हम लोग देखते हैं कि डॉलर पे कैसे हम आगे ट्रेड करेंगे। अब डॉलर के लिए हमारे पास और भी मेजर पेयर्स हो जाते हैं, जैसे यूरो है, पाउंड है, यूएसडी, सीएचएफ है। तो किसको चूज़ करना है ये जानना क्यों ज़रूरी है? कई लोग कहेंगे कि बस टेक्निकल देखते हैं और कर लेते हैं, फंडामेंटल की ज़रूरत तो ऐसे भी 10-20% ही पड़ती है, 70-80% ट्रेडिंग टेक्निकल्स पे होती है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि टेक्निकल में जो आप सीखते हो, तीन चीज़ें मैं इसमें आपके सामने खोलूँगा कि टेक्निकल में जो आप सीखते हो, आप कैंडल पैटर्न, चार्ट पैटर्न, उनको कंबाइन करना, इंडिकेटर्स, इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको ये जानना कि इसके पीछे की लॉजिक क्या है। अगर आप लॉजिक नहीं समझते हो तो फिर शायद आप सिर्फ ये इंडिकेटर्स को याद करके, उनके पैटर्न को समझ के और उनका जो इफ़ेक्ट क्या होता है मार्केट में, इसे भी जान के आप नहीं कर पाओगे। आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि स्मार्ट ट्रेडर इंडिकेटर, चार्ट पैटर्न, कैंडल पैटर्न्स, ये सारी टेक्निकल चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन जो बहुत स्मार्ट ट्रेडर होते हैं वो लॉजिक्स यूज़ करते हैं और फंडामेंटल्स भी यूज़ करते हैं। दोनों के पीछे वजह ये देख लो आप। अभी हम लोग यूरो यूएसडी के चार्ट पे हैं। अब आप ये देखो, ये कैंडल बेयरिश कैंडल है। सबसे पहले तो राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज़ में जाओ और अपना कलर स्कीम ब्लैक एंड वाइट कर लो, जो कि क्लासिक कलर स्कीम है, क्योंकि बहुत सारे पुराने कैंडल्स वैंडल्स के नाम इस तरह से रखे गए थे, 3 ब्लैक क्रोज, तो ब्लैक रहेगा ही नहीं कैंडल, तो ब्लैक क्रोज कहाँ से बनेंगे। तो ये एग्जाम्पल था कि क्यों हमें ब्लैक एंड वाइट करना है, ताकि हम क्लासिकल चीज़ों को समझ सकें। अब यहाँ पे देखोगे तो ये जो 3 कैंडल है, ये बेयरिश वाला और ये 2 मिला करके एक पैटर्न बनेगा। या तो आप इसे मॉर्निंग स्टार जैसा कह सकते हो, मॉर्निंग डोजी स्टार, मॉर्निंग स्टार, या फिर 3 इनसाइड अप टाइप का। लेकिन इसकी जो मिनिमम कंडीशन होती है, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लासिकली, कि जो ये बेयरिश कैंडल है बड़ा सा, इसके मिड पॉइंट के ऊपर प्राइस की क्लोजिंग होनी चाहिए थी, जो कि अभी हुई नहीं है। तो इस हिसाब से यहाँ पे सेटअप तो कंप्लीट नहीं हुआ है। जबकि अगर हम लोग यूएसडी सीएचएफ को देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी मिड पॉइंट से नीचे आ चुका है। ये जो बड़ा सा बुलिश कैंडल है यहाँ पे उल्टा है, तो ये बुलिश कैंडल का मिड पॉइंट के नीचे क्लोज होना चाहिए, उसके काफ़ी नीचे ऑलरेडी प्राइस चल रहा है। तो फिर सिर्फ टेक्निकल्स की माने तो फिर हमें यूएसडी सीएचएफ को सेल करना चाहिए रेदर देन यूएसडी, यूरो यूएसडी के बाय करने के बजाय है। लेकिन मैं कहूँगा कि नहीं, यूरो यूएसडी ही बाय करेंगे, यूएसडी सीएचएफ सेल नहीं करेंगे। इसके पीछे फंडामेंटल रीज़न है, क्योंकि स्विस फ्रैंक का भी डिसीजन आया था। स्विस की जो सेंट्रल बैंक है, स्विस नेशनल बैंक, उसको 25 बेसिस पॉइंट कट करने की मार्केट में एक्सपेक्टेशन थी, उसने 50 बेसिस पॉइंट कट कर दिया, जिसके कारण जो डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट, जिसके कारण स्वैप चार्जेस होते हैं, वो उस पर बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको दिखा दूँ, अब यहीं पे डायरेक्ट आप देख सकते हैं, यूएसडी सीएचएफ पे राइट क्लिक करो, स्पेसिफिकेशन में चले जाओ, इसका है -14.63। ये आपका लगेगा, यानी एक लॉट पे लगभग आपका $14.63, 14.63 का आपका वो स्विस फ्रैंक में लगेगा, बिकॉज इसकी जो सेकंड करेंसी है यूएसडी सीएचएफ है, सीएचएफ में 14.63 लगेगा, फिर डॉलर में उसे कन्वर्ट करोगे तो फिर वो थोड़ा इस 14.63 मल्टीप्लाइड बाई 0.89 जो भी रेट चल रहा है, लगभग आपका $13 के आसपास लग जाएगा एक लॉट पे। अब इसमें अगर आप एक लॉट की बात करें तो इसमें आपका अगर यूरो यूएसडी बाय करोगे तो यहाँ पे लगभग $5.5 का आपका स्वैप चार्जेस लगेगा। अब जो स्वैप फ्री अकाउंट यूज़ करते हैं उनकी बात और है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल और बड़े ट्रेडर हैं, सबको पता है स्वैप एक रियलिटी है, और ये एक देश से दूसरे देश के बीच में इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो कोई अपनी जेब से नहीं दे सकता है लॉन्ग टर्म में। और इसीलिए जो ब्रोकर स्वैप फ्री देते भी हैं वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं से कवर करते हैं, या तो फिर वो एडवर्टीज़मेंट कॉस्ट को कम करते हैं, तब जाके ये चीज़ दे पाते हैं।
स्प्रेड उनका फिर सिग्निफिकेंट रहता है, आप देखोगे कि लगभग 15 से 20 पॉइंट का स्प्रेड रहेगा स्टैंडर्ड अकाउंट में, या तो फिर 8-10 डॉलर की कमीशन लगाएंगे रॉ या प्रो में। तो जेन्युइन बात कर रहा हूँ, जेन्युइन ब्रोकर्स की। बाकी जो फेक ब्रोकर्स हैं वो तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके लॉस से कमाते हैं, वो सब कुछ फ्री दे सकते हैं, स्प्रेड फ्री, कमीशन फ्री, स्वैप फ्री। पॉइंट ये है कि स्वैप एक रियलिटी है और उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, और बहुत सारे ट्रेडर स्वैप कमाने के लिए ट्रेड करते हैं, जिन्हें कैरी ट्रेडर कहा जाता है। तो गिवन द सिनेरियोज, जापानीज येन की इंटरेस्ट सबसे कम है, यूएसडी जेपीवाई के बायर्स इसलिए मार्केट में जब दौड़ते आते हैं तो कुछ इस तरह से यूएसडी जेपीवाई ऊपर की ओर दौड़ता हुआ नज़र आता है, जैसा आपने देखा होगा। और ये यहाँ पे लोग प्रॉफिट बनाते हैं अपने स्वैप के साथ साथ, ये जो पिप्स में जो डिफरेंस होता है इससे भी बनाते हैं। तो इस स्विस फ्रैंक तो एलिमिनेट हो गया। अब बात कर लो पाउंड की। पाउंड का भी आपने देखा होगा कि एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही रेट कट किया गया, कल ही कट हुआ था, यहाँ पे न्यूज़ आई थी। लेकिन हुआ वहाँ पे कुछ ये कि जो वोटिंग होती है एमपीसी, जैसे वहाँ पे एक कमेटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं उसे, 9 मेंबर्स होते हैं। तो उसमें जितने मेंबर्स से उम्मीद की जा रही थी कि ये रेट को कम करने के लिए वोट करेंगे, उससे एक मेंबर ज़्यादा रेट कट करने के लिए वोट किया था, और भी 2:1 थे कि और रेट कट किए जाएंगे। तो ये था, इसलिए हम लोग इसको भी छोड़ रहे हैं। कैनेडियन डॉलर का देखोगे तो रिसेंटली इनके डेटा आया था, जैसे इस पिछले 7-8 दिन में इनका सीपीआई का रिलीज़ आया था, तो कोई उसमें ऐसी सिग्निफिकेंट बुलिश चीज़ नहीं देखी गई है। रिटेल सेल्स भी ऐसा नहीं है। तो यूएसडी कैट का जो ट्रेंड बना हुआ है वो अभी भी रिवर्स करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आप देख सकते हो कि बेयरिश मूव किस तरह के हैं, और इसके पीछे इनके भी इकोनॉमिक डेटा है। तो कैड हो, सीएचएफ हो, पाउंड हो, इसको हम चूज़ कर नहीं सकते। जैपनीज़ येन के अगेंस्ट में फिर वही बात होगी कि अगर यूएसडी जेपीवाई सेल करोगे तो ज़्यादा स्वैप पे करना पड़ेगा, तो रेदर हम लोग यूरो यूएसडी को ही बाय करना चाहेंगे। फंडामेंटल रीज़न भी अभी बैंक ऑफ जापान से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वहाँ से भी अभी उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की एनी टाइम सून ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। और उनका भी बहुत लंबे मतलब लगभग सालों साल तक इंटरेस्ट रेट कम रहा था, इसलिए किसी ज़माने में जब 100 के आसपास यूएसडी जेपीआई हुआ करता था, वो पिछले 2 साल से 150 के आसपास चल रहा है। तो ये सारे रीज़न है कि हमें अगर डॉलर के अगेंस्ट जाना है तो डॉलर, ऑफ कोर्स डॉलर की इंडेक्स अगर आप देखोगे तो करेक्शन तो थोड़ा बहुत होगा, और करेक्शन पे अगर ट्रेड करना है तो डॉलर के अगेंस्ट हम अगर जा रहे हैं तो किसके अगेंस्ट में डॉलर को सेल करें। भाई डॉलर सेल कर रहे हैं तो बाय क्या करना है, तो फिर यूरो बचता है, क्योंकि यूरो में अभी आप मेरी नहीं आईएनजी की भी माने, अगर आईएनजी वैश्य बैंक आपने सुना होगा, तो आईएनजी की एक डिवीज़न है think.ing, वो रिसर्च एंड एनालिसिस करती है। तो उसके हिसाब से भी और ऐसी चीज़ बहुत दूसरे bloomberg.ca, ब्लूमबर्ग का ही एक डिवीज़न कह सकते हो या फिर सिस्टर कंपनी कह सकते हो, उसने भी ये फिगर आउट किया है कि ईसीबी नेक्स्ट कट के बाद वो पॉज करेगी। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि फेड ने, फेडरल रिज़र्व ऑफ यूएस ने इंटरेस्ट रेट कट किया एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, लेकिन भाई ये हॉकिस कैसे हो गया। कई लोगों को आश्चर्य हो रहा है, भाई इंटरेस्ट रेट डॉलर का अगर कम किया जा रहा है यूएसए का, तो फिर डॉलर गिरना चाहिए। लेकिन जितनी तो कोई सरप्राइज़ नहीं थी, पहली बात थी, जितना उम्मीद था उतना ही कट किया गया था, तो फिर ऊपर भी नहीं जाना चाहिए डॉलर, लेकिन डॉलर ऊपर क्यों गया, न्यूट्रल जब बात थी। तो हॉकिस कट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जितनी मैग्नीट्यूड और जितनी फ्रीक्वेंसी, मतलब जितना जल्दी जल्दी लोग उम्मीद कर रहे थे कि कट होगा, उससे कहीं स्लो इंटरेस्ट रेट कट यूएस में होने वाला है। तो वो रीज़न था कि जिस दिन एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उस दिन डॉलर ऊपर गया और यूरो यूएसडी नीचे गिरा। तो ये सारे फंडामेंटल्स को समझने के बाद अभी हम इस पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं कि फिर यूरोपियन यूनियन की करेंसी एकमात्र हमारे सामने बच रही है, जो कि इंटरेस्ट रेट के हिसाब से भी और कुछ और भी चीज़ें हैं। जैसे पीएमआई देखोगे तो कोई डिसअपॉइंटिंग पीएमआई नहीं था। कंपोजिट अगर आप देखोगे रिसेंटली रिलीज हुआ तो वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से था। जर्मनी की एक बहुत अच्छी कंज्यूमर सेंटिमेंट है, जर्मनी वहाँ की एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, 2-3 बड़ी इकॉनमीज़ में से, तो वो सेंटिमेंट इम्प्रूव की है। तो कंपैरेटिवली यूरो हमारे पास बच जाता है, चाहे हम स्वैप की बात
बात करें, इंटरेस्ट रेट डिसीजंस की बात करें, जल्दी कौन कट करना रोकेगा इसकी बात करें, तो यूरो फिर हमें मिलता है। इसलिए टेक्निकल्स पे ही नहीं, फंडामेंटल्स पे ध्यान देना ज़रूरी है। नहीं तो टेक्निकल वाले कहेंगे कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेरिश सेटअप दिख रहा है रेदर देन यूरो पे, तो उतना स्ट्रॉन्ग अभी तो ये कंप्लीट भी नहीं हुआ। मिड पॉइंट इसका 1.0428 पे, उसके ऊपर अगर क्लोज होगा तो टेक्निकली ये एक सही में बुलिश कैंडल पैटर्न बनेगा, चाहे 3 इन साइड अप कह लो या मॉर्निंग डोजी स्टार कह लो आप इसे। तो वो टेक्निकल वाला फिर इसे ट्रेड कर लेगा, लेकिन जिसको फंडामेंटल पता है वो यूरो यूएसडी पे आएगा। दूसरी बात लॉजिक की करते हैं कि लॉजिक इसलिए ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे आ जाओ जीबीपी यूएसडी पे, तो यहाँ पे जो जिन्होंने एकदम करेक्टली समझा होगा उन्हें पता होगा कि मार्केट अगर लोअर लो बना रहा है और ऑसिलेटर लोअर लो नहीं बना रहा है तो एक बुलिश डिवर्जेंस है। तो ऑसिलेटर यहाँ पे आरएसआई है, आप आरएसआई एमएससीडी दोनों में से कोई भी रख सकते हो, या कई लोग सीसीआई जैसी चीज़ें भी यूज़ करते हैं। पॉइंट ये है, ये सिर्फ ये बता रहा है कि पहले जिस स्पीड से प्राइस गिर रहा था उस स्पीड से प्राइस नहीं गिर रहा है, तो इसीलिए प्राइस अगर नीचे लोअर लो बना भी रहा है स्लाइटली, या कई बार स्लाइटली नहीं काफ़ी सिग्निफिकेंटली नीचे भी बनाता है, तो ऐसी सेटअप बन जाती है। लेकिन आरएसआई देखो पहले यहाँ इस लेवल तक आ गया था, अभी नहीं आया है, तो आरएसआई ने लोअर लो नहीं बनाया, यानी कि ये बुलिश डिवर्जेंस है। बट लॉजिक की बात करते हैं, ये सिंपल एक तरीका है समझने का कि जो भी चल रहा था मार्केट में, वट एवर ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या जो भी, वो स्लो डाउन हो रहा है। तो जो भी पहले का फोर्स था बेयरिश या बुलिश, वो एग्जॉस्ट हो रहा है, तो अब चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी, संभावना है मार्केट में। तो यहाँ पे यूरो यूएसडी पे अगर आप देखोगे तो अब एकदम टेक्निकल वाला कहेगा यार तो ये कोई सेटअप ही नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कहेगा कि डबल बॉटम जैसा बन रहा है, और डबल बॉटम की नेकलाइन तो फिर यहाँ आ जाएगी। तो नेकलाइन के ऊपर जब ब्रेक करता है तो क्लासिकली हम कहेंगे डबल बॉटम, अब बाय की ओर ट्रेड किया जाता है, तो वो बहुत दूर की चीज़ है। और यहाँ पे डबल बॉटम के अलावा वो फिर डिवर्जेंस जैसी चीज़ को नहीं समझ पाएगा, जबकि यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इस प्राइस में भी, और प्राइस लो हो रहा है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, लॉजिक्स आप देख लो, ये 3 कैंडल की स्पीड नीचे की ओर, और यहाँ से फिर इसकी स्पीड, इस कैंडल को छोड़ दिया जाए जो 18 दिसंबर वाली है, तो बाकी काफ़ी स्लो नीचे की ओर मूवमेंट हुई है। तो प्राइस स्लो हो रहा है, इसके लिए हम ऑसिलेटर ना भी यूज़ करें तो चल जाएगा, या लॉजिक से पता चल जाता है। और इसीलिए सिर्फ हमें जो टेक्निकल एनालिसिस के रूल्स हैं नहीं, उससे ज़्यादा लॉजिक को समझना चाहिए, क्योंकि अगर रूल्स के हिसाब से जाओगे तो लोअर लो तो बना ही नहीं है, तो फिर डिवर्जेंस जैसी बात तो हो नहीं सकती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे समथिंग सिमिलर टू डिवर्जेंस बना है, क्योंकि ये लगभग बराबर के आसपास बनाया लो, लेकिन आप देखो कि एमएससीडी में कितना डिफरेंस है। एमएससीडी का पिछला लो यहाँ पे था, इस बार का लो यहाँ है, काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, तो ये भी दिखा रहा है कि काफ़ी होल्ड कर रहा है यूरो अपने आप को डॉलर के अगेंस्ट में रिसेंटली, जबकि 2 बड़े काउंटर पार्ट्स जो हैं वो काफ़ी कमज़ोर पड़ रहे हैं। जैसे कि कल भी पाउंड गिरा था, और अब जिसके पीछे पाउंड का अपना बैंक ऑफ इंग्लैंड का डिसीजन था, और सिमिलरली कल जापानीज येन भी गिरा था, यानी कि यूएसडी जेपीओ ऊपर गया था। तो ये सारी कंपैरेटिव एनालिसिस कैसे समझ में आ रही है, एक तो लॉजिक है, दूसरी फंडामेंटल है। इसीलिए फिर हम लोग ना तो यूएसडी सीएचएफ को सेल करने का डिसीजन ले रहे हैं, और ना ही जीबीपी यूएसडी को बाय करने का, ना ही यूएसडी जेपीवाई को सेल करने का हम लोग डिसीजन लेंगे, यूरो यूएसडी को बाय करने का। अब ये आपके देखते देखते आज का दिन क्लोज होगा, और टेक्निकल्स की अगर बात करें तो 428 के ऊपर क्लोज हुआ, तो ये आपका पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप बाय कर सकते हो। बाय करने के बाद मैं आपको चाहूँगा एक चीज़ बताना, कि आप ये वेट करो कि फिर मार्केट इसके नीचे क्लोज हो, फिर जाके आपको इस बाय ट्रेड को लॉस में एग्जिट कर देना चाहिए। क्लोज इसलिए क्योंकि हो सकता है कि स्पाइक बने, दिन की एक छोटी सी मूवमेंट 1 घंटे की नीचे आए और आपके एसएल को लेके चला जाए, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे जीबीपी यूएसडी में हुई होगी जिन लोगों ने इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा होगा। ठीक थोड़ा सा नीचे आया और फिर ऊपर चला गया है, तो इसीलिए हमें डेली क्लोजिंग देखना पड़ेगा, और उसको कहते हैं क्लियर ब्रेकआउट। इसके फंडे हमारी साइट पे पहले बताए गए थे। हमारी साइट पे अगर आप जाते हो 25 नूबस्टर्स, नॉबस्टर नहीं, कई लोग NOB लिख देते हैं, NOOBSTERS, 25 नूबस्टर्स। 25 और नूबस्टर्स के बीच में कोई गैप नहीं रहेगा। अभी मैं ये सारे इंडिकेटर डिलीट करता हूँ। अब मैं आऊँगा कि यहाँ पे और क्या चल रहा है। 1 घंटे पे ऑलरेडी डबल टॉप का जो सेटअप है वो कंप्लीट होके ऊपर की ओर जा चुका है। तो इसके लिए आप देखोगे, सॉरी, डबल बॉटम यहाँ पे भी डेली टाइम फ्रेम पे भी डबल बॉटम सा है, यहाँ पे भी डबल बॉटम है। अब यहाँ पे देखोगे कि कई बार क्या होता है कि ये सब काम नहीं करता है। जहाँ से आप उम्मीद करते हो प्राइस ऊपर जाएगी, वहीं से रिटर्न कर जाती है, और फिर कुछ लोग आते हैं मार्केट पे आएंगे, उसका भी एक नया नाम दे देते हैं, उसको कहते हैं उप्स पैटर्न। उप्स, ये तो नहीं किया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि नेकलाइन पे प्राइस आया,
यहाँ पे आया था, और वो प्राइस जब आज यूएस से पीसी रिलीज़ हुई थी तो आया था। तो फेड का सिस्टम क्या है, फेड इन्फ्लेशन को कैसे गॉज करती है, वो सीपीआई नहीं पीसीई के आधार पे करती है। और पीसीआई की ईयर ओवर ईयर की कोर पीसीई और पीसीई दोनों की रीडिंग 0.1 परसेंटेज पॉइंट कम आई है एक्सपेक्टेशन से। आपके कैलेंडर में अगर ईयर ओवर ईयर का नहीं दिखा रहा होगा तो दूसरा कैलेंडर या पेड अपना दूसरा डेटा सोर्स आप यूज़ कर सकते हो। और मंथ ओवर मंथ की भी 0.1 पॉइंट परसेंटेज कमी आई है, जिसके कारण ईयर ओवर ईयर में भी फ़र्क दिख रहा है। सो कंपैरिजन लास्ट ईयर के नवंबर से इस ईयर के नवंबर का होता है, जो कि दिसंबर में रिलीज़ होती है। तो वहाँ से जब ये यूरो यूएसडी ऊपर जा रहा था उस घंटे में, तो आप देखोगे कि ये नेकलाइन तक लगभग पहुंचा और वहीं से फिर रिटर्न हो गया और अगले 2 घंटे तक नीचे ही ट्रेड किया। तो जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि यार ये डबल बन गया है, डबल बॉटम, तो नेकलाइन क्रॉस करने वाला है, वो फिर यहाँ पे देखेंगे कि ये उप्स पैटर्न हो गया, नीचे गिर जाएगा। और अभी फिर देखो, अभी ये क्लियर इसके ऊपर ये कैंडल जा रही है और कैंडल की साइज़ भी पिछले सारे कैंडल साइज़ के ऊपर है, जबकि क्लोज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी लगभग 20 मिनट बाकी है। अगर क्लोज ये इस तरह से हो गया तो फिर ये बताएगा कि ये नेकलाइन ब्रेक हो चुका है। तो देखो, एक तो 1 आवर पे बुलिश सेटअप बन चुका है। आप ये समझ सकते हो कि जो डॉलर इंडेक्स में रिट्रेसमेंट होगी उसका फ़ायदा यहाँ यूरो यूएसडी बाय करके हम ले सकते हैं। और यही जो फिनोमेनन है, इसके कारण ये 428 के ऊपर क्लोज हो जाएगा, जिसके कारण ये कैंडल पैटर्न वाली सेटअप आपकी वैलिड हो जाएगी। फिर यहाँ पे आपके सामने फिर अंडर फॉर्मेशन की एक पैटर्न बनेगी कि एटलीस्ट ये नेकलाइन के आसपास तो जाएगा। तो जो क्लासिक अप्रोच की ट्रेडर होंगे वो सोचेंगे बहुत लॉन्ग टर्म के कि 629.6 के ऊपर जब क्लोज हो जाए तो मैं बाय करूंगा, लेकिन अंडर फॉर्मेशन ऑन डेली टाइम फ्रेम वाले अभी बाय करके यहाँ तक को टारगेट करेंगे। और 1 आवर पे ऑलरेडी ये वैलिडेट हो चुका है कि 1 आवर वाला नेकलाइन जो यहाँ पे होता वो ये ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, क्लोजिंग का वेट कर लो। तो इस तरह से ये सारे सेटअप बने हुए हैं। और आज का जो ये स्लाइटली लेस देन क्या है एक्सपेक्टेड जो पीसी का नंबर था, वो इस बात को सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि देखो, सिर्फ टेक्निकल चीज़ें बन जाने से या डिवर्जेंस बन जाने से मार्केट मूव नहीं करता, जब तक कि उसको सपोर्ट करने वाला कोई एक्सटर्नल फैक्टर ना हो। और एक्सटर्नल फैक्टर कोई इकोनॉमिक डेटा हो सकती है, या फिर एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है कोई स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी एक सेंट्रल बैंक के कमेटी से रिलेटेड पर्सन ने दे दिया, या उसके प्रेसिडेंट गवर्नर चेयरमैन ने दे दिया, या फिर कोई पॉलिटिकल लीडर की तरफ से आ गया। कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर। अब तुम लोगों ने बचपन में अगर फिजिक्स पढ़ी होगी, तुम्हें याद होगा न्यूटन्स पहला गति का नियम। उसमें यही कहता है ना कि कोई चीज़ गति में रहेगी तो गति में रहेगी, स्थिर रहेगी तो स्थिर रहेगी, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर उसको चेंज ना कर दे। मार्केट भी ऐसा ही काम करता है। कोई डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में रहेगा, अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में रहेगा, साइडवेज में है तो साइडवेज में रहेगा, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर उसको चेंज ना कर दे। और यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर आज पीसीई है, जो कि इसको थोड़ा सा चेंज करेगा। लेकिन मैं ओवरऑल सिनेरियो अभी भी नहीं देख पा रहा हूँ कि कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट डोविश सिनेरियो है डॉलर के लिए, और यूरो यूएसडी बहुत ऊपर जाने लग जाएगा, ये मैं नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन रिट्रेसमेंट के लिए ये सफिशिएंट है, और रिट्रेसमेंट के लिए हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग यूरो यूएसडी में आगे क्या ट्रेड करेंगे, अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि सभी एनालिसिस हर दिन शेयर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन महीने में एक दो दिन हम लोग आपको कुछ ना कुछ एनालिसिस आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि किस तरह से हम लोग मार्केट की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करते हैं। और अब इसमें पोजीशनिंग देखो आप बहुत कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक बाय ट्रेड की बात नहीं करूँगा। कोई यहाँ पे एक बाय ट्रेड कर सकता है, फिर रिट्रेसमेंट होगी, दूसरा करेगा, फिर ऊपर की ओर जाता हुआ मिलेगा। अगर डबल कॉन्फर्मेशन, जब ये पूरी फेड के कारण जो मूवमेंट मार्केट में हुई है, उस पूरे मूवमेंट को इरेज करके जब ये 486 के ऊपर चला जाएगा, तो फिर से आप एक पोजीशन लगा सकते हो। तो पोजीशन बाय, जैसे कि मैं कॉन्ट्ररी अप्रोच बता रहा हूँ। लोग कहते हैं कि मार्केट गिर रहा है तो खरीदते जाओ। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे गिर चुका है, फिर ये फैक्टर हमें मिल चुका है, ऊपर जा रहा है, तो जितनी स्ट्रेंथ बढ़ते जा रही है फिर आप पोजीशन ऐड करो। और उसके लिए कैसे प्लानिंग कर सकते हो, उसके लिए हमारी वेबसाइट पे जाओ, एजुकेशन पे पॉइंटर रखो, क्लिक मत करना, कंप्यूटर यूज़ करना, मोबाइल पे कुछ समझ में नहीं आएगा। स्ट्रेटजी डिटेल्स पे जाओ, उसमें फार्मूला बताया गया मल्टी पोजीशन कैसे करनी है, और मल्टी पोजीशन दोनों ही डायरेक्शन में कैसे करनी है। अगर गिरते हुए में बाय कर रहे हो तो कैसे करनी है, अगर मार्केट ऊपर जाते हुए में मल्टीपल पोजीशन कर रहे हो। तो पोजीशनिंग इज़ ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, पूरे अलजेब्रा का सीक्वेंस एंड सीरीज़ है वो। लेकिन पोजीशनिंग के पहले डायरेक्शन को समझना, अगर वो डायरेक्शन टेम्प्ररी भी है, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि ये
एटलीस्ट यहाँ तक जाएगा। मैं बहुत लॉन्ग टर्म चेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि अभी भी डॉलर बहुत ज़्यादा डोविश नहीं है, लेकिन यहाँ तक भी जाएगा तो उसके पीछे के फैक्टर को समझ के मैं बता रहा हूँ कि ये क्यों शुरू हो रहा है, ये स्विंग अप स्विंग क्यों चालू होगा। अब ये फंडामेंटल और टेक्निकल मिला के फिगर आउट हुआ है, लॉजिक्स को मिला के फिगर आउट हुआ है, और अब ये आपको फिगर आउट करना है मल्टी पोजिशनिंग, तो वो फिर उस फार्मूले को यूज़ कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और इसीलिए यहाँ पे मैनुअल एनालिस्ट काम करते हैं और उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।